नमस्कार, मैं रामकरण पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं EE 306 इलेक्ट्रिकल मशीन और मशीन के रिलेटेड यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है इंडक्शन मोटर, और इस यूनिट का चौथा पार्ट आप देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के बारे में हमने जो बेसिक बातें थी वो हमने देखी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है, इसकी उपयोगिता क्या है। आज हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब कि इंडक्शन मोटर की संरचना वो किस प्रकार बनी हुई है, किन किन पुर्जों से बनी हुई है और उन पुर्जों का वहाँ पर क्या उपयोगिता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एन इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो मेनली खास पार्ट्स इंडक्शन मोटर में होते हैं वो होते हैं स्टेटर, स्टेटर का फ्रेम, स्टेटर का कोर, स्टेटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग भी जिसे कहते हैं, रोटर, रोटर वो पार्ट होता है जो कि मशीन के अंदर घूमता है, फैन, फैन का मेनली यूज होता है इंडक्शन मोटर को या किसी भी मशीन में जहाँ पर भी फ़ैन लगा हुआ है साथ में, कूलिंग पर्पज़ के लिए ये काम में आता है ताकि मशीन ज़्यादा गर्म ना हो। बियरिंग्स, बियरिंग्स वो पार्ट हैं जिनके ऊपर रोटर दोनों तरफ से स्टेब्लिश होता है और इनकी सहायता से रोटर बड़ी आसानी से घूम पाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं स्टेटर योक। स्टेटर योक को स्टेटर कोर भी कहते हैं। ये मेनली आयरन का बना होता है। ये बाहरी सरफेस है, ये बाहरी पार्ट है इसका। उसके बाद में हम देख रहे हैं स्टेटर के कंडक्टर। यहाँ पर कंडक्टर किसे कहते हैं, जो वाइंडिंग्स होती है, वाइंडिंग्स में जो एक्टिव वायर लगा होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। तो स्टेटर पे जो वाइंडिंग लगी हुई है उसके कंडक्टर यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि स्लॉट में आपको नज़र आ रहे हैं। शाफ्ट, ये एक रॉड नुमा पार्ट होता है। ये दोनों तरफ से बेरिंग पे स्टेब्लिश होता है और इसके ऊपर रोटर लगा होता है जो कि घूमता है। रोटर का कोर आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है वहाँ पे हवा होती है, कुछ नहीं होता। दोनों के बीच में कोई भी मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता और ये कोशिश की जाती है कि इन दोनों के बीच का स्पेस है वो मिनिमम रखा जाए। अगर जैसे जैसे स्पेस बढ़ता है कई प्रकार के लॉसेस भी बढ़ते हैं, तो मिनिमम इसको रखा जाता है। और मिनिमम इसकी रेंज ये होती है कि ऐसा ना हो कि रोटर की स्पीड के कारण, उसके वेट के कारण रोटर और स्टेटर दोनों आपस में घिसने लग जाएं, दोनों एक दूसरे से रगड़ खाने लग जाएं। तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि दोनों एक दूसरे से टच भी ना हो किसी भी कंडीशन में, और उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कम से कम दूरी दोनों के बीच में रखी जाती है। रोटर के कोर के ऊपर भी स्लॉट बने होते हैं और उन स्लॉट के अंदर रोटर की वाइंडिंग होती है। रोटर के वाइंडिंग के कंडक्टर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड रिंग्स, ये कई मशीनों में होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में भी ये देखी जाती है। दोनों तरफ वाइंडिंग को जोड़ने के लिए एंड रिंग्स काम में आती हैं। रोटर का कोर ये भी आयरन का बना होता है। आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर। अब हम बात करते हैं कि जो मोटर का स्टेटर है, स्टेटर किसे कहते हैं। स्टेटर नाम से ही पता चल रहा है कि जो पोर्शन स्टैटिक है यानी कि जो घूमता नहीं है वो मोटर का स्टेटर कहलाता है। ये इसमें जो तीन मेन पार्ट्स होते हैं वो है आउटर फ्रेम, स्टेटर का कोर और स्टेटर की वाइंडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रेम के बारे में। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो स्टेटर की जो फ्रेम है वो फ्रेम में आपको ऊपर एक हुक दिख रहा होगा, नीचे उसका एक बेस दिखाई देता है, तो और साइड में आपको एक टर्मिनल बॉक्स दिख रहा है। इसके अलावा आपको स्टेटर का कोर नज़र आ रहा है और वाइंडिंग नज़र आ रही है। देखिए, स्टेटर की जो ये फ्रेम होती है, आउटर फ्रेम, ये वो पार्ट है जो कि हम मशीन को बाहर से देखने पर हमें यही पार्ट दिखाई देता है और ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी माना जाता है।
फ्रेम क्या काम आती है कि मशीन को कहीं फिट करना है, कहीं स्टेब्लिश करना है, तो फ्रेम के अंदर हुक लगे होते हैं, इसको हम नट बोल्ट, यहाँ पर इसका बेस बना होता है, जिसकी वजह से हम मोटर को व्यवस्थित स्टेब्लिश कर पाते हैं। अगर कहीं लटकाना है तो भी फ्रेम की मदद से हम लटका सकते हैं। इसके अलावा बाहरी आघात से भी ये मशीन के अंदर के पार्ट को बचाती है, या कोई धूल मिट्टी उड़ती है तो वो भी केवल फ्रेम तक ही पहुंच पाती है, मशीन के अंदर ना जाए। ये इस प्रकार से एक प्रोटेक्टिव कवर है ये मशीन का, जो कि हर तरीके के बाहरी जो नुकसान इसको झेलने पड़ते हैं उससे इसको बचाती है। इसके अलावा मशीन का जो कोर है और जो भी इंटरनल पार्ट्स है, उन पार्ट्स को भी फ्रेम के अंदर ही उनको जोड़ा जाता है। फ्रेम उनको अपने ऊपर स्टेबल करके रखती है। कोर के अंदर वाइंडिंग्स होती है। तो इट इज़ द आउटर बॉडी ऑफ द मोटर, मोटर का सबसे बाहरी पार्ट है। इसके ये सपोर्ट करता है स्टेटर के कोर को, और भी जो इनर पार्ट है वो सब इसी के ऊपर लगे होते हैं। अब ये देखिए, छोटी जो मशीनें होती है, छोटी छोटी मशीनों में क्या होता है कि ये जो कास्टेड आयरन का बना होता है, मतलब पूरा एक ही पार्ट होता है। और बड़ी मशीनों के अंदर एडी करंट लॉसेस की यहाँ पर संभावना अधिक रहती है। वहाँ पर क्या करते हैं कि जो फ्रेम है उसको भी सिलिकॉन स्टील यूज़ करके लैमिनेटेड या फैब्रिकेटेड, या हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टैंपिंग की मदद से बनाया जाता है। मतलब कि बहुत सारी पतली पतली पत्तियाँ होती है, उनको आपस में जोड़ के एक फ्रेम तैयार की जाती है। ये आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, फ्रेम या इस तरह की होती है। तो ये जो बाहरी पार्ट है इसे फ्रेम कहते हैं। इसके अंदर आप खांचे दिख रहे होंगे, उनको फिंक्स कहते हैं, और इनका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है कूलिंग। ये फिंक्स की मदद से मोटर की कूलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टेटर के कोर को। कोर फ्रेम के अंदर का जो पार्ट होता है ये कोर होता है, और सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसमें सिलिकॉन स्टील, देखिए जहाँ पर भी कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है उसमें एक ही रीज़न होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करना। केवल इसी रीज़न के कारण सिलिकॉन स्टील यूज़ किया जाता है। यानी कि हाई ग्रेड का जो मटेरियल है, जो स्टील है, उसके अंदर सिलिका मिला दी जाती है, और सिलिका मिलाने का जो परसेंटेज होता है वो 3 से 4% तक सिलिका मिलाई जाती है। इससे हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर सिलिकॉन ज़्यादा मात्रा में मिला दी जाए तो जो मटेरियल है उसकी मजबूती कम हो जाती है, वो बहुत ही आसानी से बिखरने लग जाता है। इसलिए 3 या 4% तक मिलाया जाता है। उसके बाद में इट कैरी द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नो डाउट जो अंदर पोल्स लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं वहाँ पैदा होता है, उनके थ्रू ही पैदा होता है। लेकिन सपोज हम बात करें नॉर्थ पोल की, तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, वो मैग्नेटिक वेव्स अपना सर्किट कैसे पूरा करेगी, वो वापस साउथ पोल तक कैसे पहुँचेगी। तो ये जो वेव्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो इसी कोर के माध्यम से अपना सर्किट कंप्लीट करके नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर अगेन नॉर्थ पोल तक पहुंच जाती है। ये मैंने पहले ही बता दिया। ये भी स्टैम्पिंग्स को कई किताबों में आप देखोगे तो आपको लेमिनेशंस लिखा हुआ मिलेगा। दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि ये पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, और उन पत्तियों को आपस में बहुत ही मजबूती से जोड़कर आपस में पंच करके एक कोर तैयार किया जाता है। और ये जो लेमिनेशंस करने का रीज़न है, उसका एक ही रीज़न है, एडी करंट लॉस। जहाँ पर भी आपको लेमिनेशंस दिखाई दे और पूछा जाए लेमिनेशंस क्यों की, आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहिए कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अब ये एडी करंट लॉस कम कैसे होता है कि जब करंट को फ्लो करने के लिए एरिया ज़्यादा मिलता है तो करंट ज़्यादा फ्लो होता है। और लेमिनेशंस में हमने पतली पतली पत्तियाँ बना दी, और ये जो पत्तियाँ हैं इनकी थिकनेस होती है 0.3 से 0.5 mm, मतलब आधे mm तक की ये पत्तियाँ होती है। तो एरिया है वो करंट के फ्लो होने के लिए एरिया बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट भी बहुत कम हो जाता है। और जब एडी करंट ही कम हो जाएगा तो एडी करंट लॉसेस भी
नो डाउट कम हो जाएंगे। अच्छा, ये जो लेमिनेशंस होती है, इनके दोनों तरफ इनको इंसुलेट किया जाता है वार्निश लगाकर। अगर इंसुलेट नहीं करेंगे और ऐसे ही लगा देंगे तो करंट एक से दूसरे में चला जाएगा और लेमिनेशंस का कोई यूज ही भी नहीं रहेगा। इसलिए वार्निश करना अति आवश्यक है। वार्निश करने के बाद में एक प्लेट के अंदर का करंट दूसरे तक नहीं जा पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से लेमिनेटेड ये स्ट्रक्चर होती है। और बाहरी जो पोर्शन होता है उसको तो फ्रेम के साथ में जोड़ दिया जाता है। इसके जो अंदर वाला कोर के जो अंदर वाला पोर्शन है, स्टेटर का जो कोर अंदर से खोखला होता है, खोखले बेलन के रूप में ये हमें दिखता है और इसी के अंदर रोटर भी घूमता रहता है। तो जो अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला जो सरफेस है, उसके अंदर स्लॉट बनाए जाते हैं ताकि वाइंडिंग को उसके अंदर रखा जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटर के ये स्टैम्पिंग से यानी कि लेमिनेशन से बना हुआ स्टेटर है। और यहाँ पर आपको बाहर की तरफ तो ये बिल्कुल गोल है, अंदर की तरफ आपको स्लॉट और टिथ दिख रहे होंगे। स्लॉट के अंदर वाइंडिंग रखी जाती है और जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है वो दांतों की तरह दिखता है, इसलिए उसे अंग्रेजी में टिथ कहते हैं। तो ये टिथ यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर के वाइंडिंग की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 फेज़ मशीन में 3 फेज़ की वाइंडिंग यहाँ पर कर रखी है, फेज़ ए, फेज़ बी और फेज़ सी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फेज़ ए की वाइंडिंग 2 पार्ट में कर रखी है, ए और ए डैश, बी की बी और बी डैश, सी की सी और सी डैश। और ये तीनों ही वाइंडिंग्स एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतराल पे होती है। ठीक है, तो इस प्रकार वाइंडिंग जिस पार्ट के ऊपर लपेटी जाती है उसे पोल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 पोल नज़र आ रहे होंगे और पोल के बीच में हमारा जो रोटर है वो घूमता रहता है। अब हम एक एक पॉइंट देखते हैं, कोई पॉइंट रह न जाए। 3 फेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द स्लॉट। जो स्लॉट बने हुए हैं उसमें वाइंडिंग को रखा जाता है, 120 डिग्री के अंतराल पर रहती है। इन वाइंडिंग को स्टार या डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है। कई बार मशीन की उपयोगिता ऐसी है कि हमें बार बार बदलना पड़ सकता है इसको स्टार से डेल्टा में, डेल्टा से स्टार में। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि हर एक फेज़ के 2 टर्मिनल, 3 फेज़ तो टोटल 6 टर्मिनल, 6 के 6 टर्मिनल बॉक्स में लाकर टर्मिनल पे उनको फिट कर दिया जाता है, ताकि जब भी यूज़ करने वाले को स्टार में कनेक्ट करना है कनेक्ट कर दे, डेल्टा में कनेक्ट करना है तो डेल्टा में भी वो टर्मिनल बॉक्स में कनेक्शन कर सकता है। ये जो वाइंडिंग होती है इसे 3 फेज बैलेंस सप्लाई दी जाती है। और स्टेटर ऑफ मोटर इज़ वाउंड फॉर ए डेफिनेट नंबर ऑफ पोल्स। हम जब वाइंडिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले ये तय कर लिया जाता है कि ये जो मशीन की वाइंडिंग की जा रही है उसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने रखना है, क्योंकि वाइंडिंग से ही तय होता है कि नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे। तो एक फिक्स नंबर ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग उसकी वाइंडिंग कर दी जाती है। ये जो वाइंडिंग होती है इसके ऊपर भी एक इंसुलेशन लगा होता है। आपने जैसे कि हमारे हाउस वायरिंग होती है उसमें हमने देखते हैं कंडक्टर के ऊपर एक प्लास्टिक जैसा एक रबर की कोटिंग हमें नज़र आती है। वैसे ही यहाँ पर उस टाइप की वाइंडिंग नहीं होती, लेकिन दूसरे तरह के इंसुलेशन उस वाइंडिंग के ऊपर, वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है। अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इंसुलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मशीन में इंसुलेशन वाइंडिंग के अलावा भी कई जगह काम आता है। तो कई तरह के इंसुलेशन काम में लिए जाते हैं। पेपर इंसुलेटर है और ये वार्निश है, प्लास्टिक है, और भी कई तरह के इंसुलेशंस काम में लिए जाते हैं। तो वाइंडिंग के जो कंडक्टर है उनको इंसुलेट किया जाता है, उसके बाद में वाइंडिंग की जाती है। अच्छा, जब वाइंडिंग करते हैं, कोई मशीन हमको दी गई, तो वाइंडिंग करते समय हम चाहे तो सिंगल फेज़ के लिए वाइंडिंग कर सकते हैं, उसके अंदर 2 फेज़ के लिए भी कर सकते हैं या 3 फेज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो मशीन की कंस्ट्रक्शन तो बेसिकली सेम रहती है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन सेम ही मशीन के अंदर हम चाहें वैसी वाइंडिंग कर सकते हैं, सिंगल फेज, 2 फेज या और भी अधिक फेज की वाइंडिंग उसके अंदर की जा सकती है।
ये जो 3 फेज़ वाइंडिंग जो स्टेटर में है, ये स्टेटर इंडक्शन मोटर के लिए, जनरेटर के लिए और सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, इन सभी में आपको स्टेटर सेम ही देखने को मिलेगा। जो फ़र्क होता है वो रोटर में होता है। तो स्टेटर और स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर की कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें इन सभी मशीनों में आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि स्टेटर के काम क्या है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन है, वाइंडिंग के बारे में देखा हमने। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल मशीन के वीडियोज़, इंडक्शन मोटर के बारे में जानते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जब भी अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।